मैं रामीज़ हूँ। ये कहानी मेरी है, मेरी मोहब्बत की, मेरी नादानियों की और उस सज़ा की जो मैंने अपने हाथों से लिखी। शुरू में सब कुछ सादा और खूबसूरत था। मेरी खाला की बेटी हेरा जो यतीम थी, मेरी नानी के घर पली बढ़े। शायद इसीलिए बचपन से ही वो मेरे बहुत करीब रहे। हमने साथ खेलना, हंसना, रोना सब सीखा। जब बाकी लड़कों को खिलौने पसंद आते थे, मुझे सिर्फ हेरा के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। वो लड़की थी ही ऐसी, चुप रहती, नरम बोलती और जब हंसती तो ऐसा लगता जैसे किसी पुरानी खुशबू की तरह दिल में बस जाती है। मैं शायद तब नहीं जानता था कि वो मेरी मोहब्बत है, लेकिन जब वो 2 दिन के लिए भी नानी के घर न आती, दिल में एक बेचैनी से होने लगती थी। वक्त गुजरा, हम बड़े हुए, मैं कॉलेज जाने लगा, वो अभी स्कूल में थी, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही रही जैसे पहले थी। अब फ़र्क ये था कि मेरे दिल में एक अनजानी सी बेकरारी होने लगी थी। उसकी खामोशी, उसकी आंखों में उदासी मुझे चुभती थी। वो अक्सर शाम को नानी के घर काम में हाथ बटाती, लेकिन जब भी मैं आता फ़ौरन मेरे सामने आकर बैठ जाती। एक दिन वो बोली, रमीज़ भाई, अगर मैं न रही तो आप मुझे याद करोगे? मैं हंसा, लेकिन दिल में अजीब सा कुछ हुआ। बकवास मत करो, तुम न रही, तुम तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। वो मुस्कुराए। कुछ कहने ही वाली थी कि नानी ने उसे अंदर बुला लिया। उसी शाम मैंने माँ से कहा, अम्मा, मुझे हेरा से शादी करनी है। माँ हैरान हुई, कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा, वो तो तुम्हारी खाला की बेटी है, यतीम है, तुम्हें और भी रिश्ते मिलेंगे। मैंने नज़रें झुकाई मगर ज़ुबान मजबूत थी। मुझे रिश्ते नहीं, हेरा चाहिए। कुछ दिनों की बहस तो तमहीद के बाद अम्मा मान गई। नानी तो पहले ही खुश थी, और हेरा जब मेरे सामने ब्याह कर सुर्ख जोड़े में आई तो ऐसा लगा जिससे ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। हमारी शादी धूमधाम से हुई, सब ने देखा, सब ने सुना कि रमीज़ को हेरा मिल गई। शादी के बाद की ज़िंदगी ख्वाब जैसी थी। वो सुबह मेरे लिए चाय बनाती, मैं उसके लिए फूल लाता। रमीज़, तुम इतने अच्छे क्यों? मैं हंसता, क्योंकि मेरी बेवी दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी औरत है। वो शर्मा कर नजरें झुका देती। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ होता था। कभी खुशी, कभी फिक्र, कभी दुआ। एक दिन मैं ऑफिस से देर से आया। वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। आप थक गए होंगे, खाना लगा दूँ? मैंने उसके हाथ थाम दिए। पहले तुम ये बताओ, तुम थकी हो? तुम खुश हो? वो हल्की सी हंसी। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। मैं उसकी आंखों में झांकता रहा, दिल में कुछ बोला, या अल्लाह, ये लम्हे कभी ख़त्म न हो। वो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाती थी। मैं तनख्वाह मिलते ही उसके लिए चूड़ियाँ ले आता, वो खुश हो जाती। कभी कोई छोटी सी चॉकलेट, तो कभी कोई किताब, और वो ऐसे खुश हो जाती जैसे कोई कीमती ख़जाना मिल गया। रमीज़, तुमने मुझे दुनिया का हर ख्वाब दे दिया है। मैं कहता, अभी ख्वाब बाकी है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनूंगा। हमारे दिन गुजरने लगे, हफ्ते, महीने। कभी कभी मैं उससे काम में मदद देता, कभी हम दोनों नानी के पास बैठकर हंसते। मैं ऑफिस के किस्से सुनाता, वो मुस्कुराती। जब भी थकन होती वो मेरा सर दबाने बैठ जाती। तुम्हें क्या मिला मुझसे शादी करके? प्यार, सच्चा, खामोश और मुकम्मल प्यार। एक शाम मैंने उसे ऑफिस पार्टी के लिए तैयार होने को कहा। वो पहली बार मेरे साथ बाहर निकल रही थी। जब वो कमरे से निकले सुर्ख लिबास में, तो मुझे लगा वक्त थम गया हो। क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत। वो जीत गई। कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत वक्त के साथ मान पड़ जाती है, लेकिन मेरे लिए वो दिन जब हेरा मेरे घर आए, मेरा दिल ले गई थी। हर लम्हा, हर सांस जैसे उसकी खुशबू में ढल गई थी। पहले किस्त ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरी कहानी तो भी शुरू हुई है। शादी को 6 महीने हो चुके थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन घर में एक खामोशी से रहने लगी थी। नानी का रवैया तो पहले जैसा था, लेकिन अम्मा के चेहरे पर अक्सर सोचों का बोझ नजर आने लगा था। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो अम्मा सेहन में बैठी थी और उनके सामने हेरा चाय रख रही थी। तुम दोनों की शादी को आधा साल हो गया रमीज़, अब कोई खुशखबरी भी देनी चाहिए। मैंने बात को हल्के अंदाज में डाला। अम्मा, वक्त तो भी बहुत पड़ा है, सब खैर हो जाएगा। अम्मा ने चाय का कप रखते हुए कहा, खैर तब होगी जब कोट भरेगी। औरत की इज्जत तभी बनती है जब वो माँ बनती है। मैंने हेरा की तरफ देखा। वो नज़रें झुकाकर अंदर चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे उसके कदम कुछ ज़्यादा ही भारी हो गए। मैं अम्मा से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से कमरे में चला आया।
उस रात हम दोनों ने बात छेड़ी। क्या आपको लगता है अम्मा ठीक कहती है? नहीं, मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत, औलाद हो या ना हो, तुम हो ये काफ़ी है। हिरा ने बस एक बार मेरी तरफ देखा, फिर खामोश हो गई। अगले कुछ दिनों में अम्मा का दबाव बढ़ने लगा। कभी वो किसी हकीमा का जिक्र करती, कभी किसी प्रेरणी की दुआओं का। एक तावीज़ लेकर आई हूँ, यह हिरा के गले में बांध देना। अम्मा, आप इन बातों पर यकीन रखती हैं? यकीन रखती हूँ या नहीं, पर माँ हूँ। एक माँ चाहती है कि उसकी नस्ल आगे चले। मैंने तावीज़ हिरा को दिया। वो खामोशी से लेकर रख लेती थी, ना कुछ पूछती ना कुछ कहती। एक शाम अम्मा ने नानी से भी बात छेड़ती। मेरी बहू बड़ी प्यारी है, पर अल्लाह जाने कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। नानी ने साफ अल्फाज में कहा, हर चीज़ वक्त पर आती है, रब की देन है, ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन ये बातें घर में फ़ज़ा बदलने लगी। पहले हिरा खुद खुलकर बात करती थी, अब वो चुप हो गई थी। रातों को वो देर तक जागती रहती, कभी कभी आंखें सुर्ख होती, मगर कहती कुछ नहीं। मैंने एक बार कहा, हिरा, अगर तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अभी क्यों? हमें कुछ वक्त और देना चाहिए ना, शायद सब ठीक हो जाए। मैंने सर हिला दिया। सच तो यह था कि मुझे भी जल्दी नहीं थी, लेकिन हर तरफ से बातें बढ़ती जा रही थी। फिर अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी सांस चढ़ती, सीने में दर्द होता। अस्पताल ले गए तो पता चला दिल की तकलीफ है। चंद दिन अस्पताल में रही। मैं और हिरा बारी बारी देखभाल करते। अम्मा के आखिरी दिनों में भी वही सवाल उनकी जुबान पर था, रामीज़, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी औलाद को देख सकूं। मैं खामोश हो गया। जवाब मेरे पास नहीं था, बस उनकी पेशानी चूमी। दुआ करे अम्मा, बाकी अल्लाह जाने। चंद दिन बाद अम्मा हमें छोड़ गई। जनाजे में सब आए, सबने दुआ की, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खला रह गया। माँ की ख्वाहिश पूरी न हो सकी और यह सोच मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। उस वाक़े के बाद हिरा और मैं खामोश हो गए। वो अब ज़्यादा वक्त नानी के पास गुजारती और अक्सर किताबों में गर्क रहती। मैं महसूस करता कि उसने खुद को किसी ख्याल में बंद कर लिया है। एक दिन मैंने घर आकर कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ दिनों के लिए, शहर से बाहर, कोई पहाड़ी इलाका। वो मुस्कुराई। आपको लगता है हम इस सबसे भाग सकते हैं? नहीं, लेकिन शायद थोड़ा आराम मिल जाए। हम मरी चले गए। 2 दिन बर्फबारी देखी, कॉफ़ी पी, बाजार घूमे। थोड़ा हंसे भी, लेकिन वो हंसी जल्द ही मान पड़ गई। वापस आकर हिरा ने कहा, आपने जो सब कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन दिल का बोझ अब भी वैसा ही है। मैंने उसे गले लगा लिया। हम एक दूसरे का सहारा है। बच्चे ना भी हों तो हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। वक्त गुजरता गया। हमने कुछ चेकअप भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा होता है, कुछ वक्त लगता है, परेशान ना हो। लेकिन वक्त ही तो वो चीज़ थी जो गुजर रही थी और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अब शादी को 2 साल होने वाले थे। आसपास के लोगों की नज़रें भी बदलने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने बातों में तंज शामिल कर लिया। बच्चे की खबर कब आएगी, या वैसे ज़िंदगी गुजारनी है? वह सुनता और नज़रअंदाज करता, लेकिन हिरा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वो खुद मुझसे सवाल करती, अगर कभी ना हो सका तो आप? तो क्या, तो तुम हो ना, बाकी सब वक्त की बात है। ये कहकर मैं मुस्कुराता, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में यकीन कम और तसल्ली ज़्यादा होती थी। ये वो मकाम था जहाँ मोहब्बत अपनी असल आजमाइश में दाखिल हो चुकी थी, और मैं अभी भी यही समझता था कि हम ये सब झेल लेंगे। लेकिन ज़िंदगी ने जो सोच रखा था वो हमें मालूम नहीं था। वक्त गुजरता गया और हमारी ज़िंदगी खामोश मामूल में बदलने लगी। मैं सुबह दफ्तर चला जाता, हिरा घर में छोटे मोटे काम करती, कभी नानी के पास चली जाती, कभी किताबों में खोई रहती। अगरचे औलाद ना होने का हम कहीं न कहीं बाकी था, लेकिन हमने जीने का तरीका अपना लिया था। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया, हिरा किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने देखा कि उसकी रंगत पहले से ज़्यादा जर्द हो गई है। मैंने पूछा, तबीयत तो ठीक है? उसने नज़रें चुराते हुए कहा, बस मौसम की तब्दीली है, शायद थोड़ा ज़ुकाम सा हो गया है। मैंने सर हिला दिया। ऐसे मामूली बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। ये सोचकर मैं बात को वहीं छोड़ गया। मगर अगले दिन जब मैं उठा तो हिरा ने नाश्ता नहीं बनाया था। वो कमरे में कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। क्या हुआ? रात से बुखार है और खांसी भी। मैंने उसका माथा छुआ, वाकई बहुत गर्म था। मैंने फ़ौरन क्लिनिक का रुख किया। डॉक्टर ने तनाई मुआयना किया, दवा दी और कहा,
बुखार आम लग रहा है, दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन में बेहतरी ना आए तो कुछ टेस्ट करवाइएगा। 2 दिन गुजर गए लेकिन बुखार और खांसी में कोई फर्क ना आया। तीसरी रात को वो बार बार उठकर पानी पीती। खांसी की शिद्दत इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहाँ कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, फिर 1-2 दिन बाद रिपोर्ट्स आ गई। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। रमेश साहब, हमें कुछ गैर मामूली चीज़ें नजर आई। आपको मुकम्मल सच्चाई सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा परेशान होकर बैठ गया। क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी बेबी को ब्लड कैंसर है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई, जैसे एक लम्हे में सब कुछ बदल गया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई गलती तो नहीं? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाई। नंबर, राफ, तमाम शवाहद। हम मज़ीद टेस्ट करवाएंगे, लेकिन इस वक्त जो इलामात हैं वो यकीनन कैंसर की तरफ इशारा करती है। आपको एहतियात और फौरी इलाज की तरफ बढ़ना होगा। मैं अस्पताल से बाहर निकला। सर्दी के बावजूद पसीने में भीगा हुआ था। गाड़ी की सीट पर बैठकर मैंने हाथों से चेहरा ढांप लिया। दिमाग साकत हो चुका था। ये वो खबर थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। घर पहुंचा तो हेरा सोफे पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? रिपोर्ट्स आ गई? मैंने नजरें चलाई। बस वायरल है, कुछ कमजोरी है, दवा दे दी है डॉक्टर ने। वो मुस्कुराए। अच्छा है, मुझे भी लग रहा था कोई बड़ी बात नहीं, बस थकन हो गई है शायद। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, हाँ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं हेरा को सच नहीं बताऊंगा। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसकी हालत पहले ही बिगड़ रही थी। अगर उसे पता चल गया कि वो कैंसर का शिकार है तो वो ज़हनी तौर पर ही टूट जाएगी। मैंने अगले दिन बड़े अस्पताल से अपॉइंटमेंट ली और उसका मुकम्मल चेकअप करवाया। मज़ीद टेस्टों से तशख़ीस की तस्दीक हो गई। डॉक्टरों ने एक महंगा इलाज तजवीज़ किया, कीमोथेरेपी, बाकायदा दवाएं और वक्फे वक्फे से अस्पताल में दाखिल होना। अब मेरी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक वो वक्त जो मैं दफ्तर में गुजारता, दूसरा वो जो अस्पतालों, दवाखानों और रिपोर्ट्स के दरमियान गुजरने लगा। हेरा से हर बार यही कहता, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का कहा है। वो मान जाती, कभी शक न करती। वो अब भी मेरे लिए दुपट्टा संभाल कर दरवाजे तक आती। तुम थक जाते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं झिड़कते। मैं कुछ नहीं कह पाता, बस उसकी पेशानी चूमता। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, बाकी सब फालतू है। घर के अखराजात अलग, इलाज के पैसे अलग। मैंने अपना सारा सेविंग निकाल दिया, दोस्तों से उधार लिया, कुछ जेवरात गिरवी रखवाए और हेरा को किसी बात की खबर न होने दी। लेकिन कुछ बातें छुप नहीं सकती। एक दिन वो बोली, रमेश सच बताए, मुझे कुछ संगीन बीमारी तो नहीं? मैंने अपने जिस्म में फ़र्क महसूस किया है। थकन, बुखार, दर्द, सब कुछ बदल गया है। मैंने फ़ौरन बात पलट दी, तुम बस ज़्यादा सोचती हो। हर बीमारी बड़ी नहीं होती। हम सबका वक्त कभी न कभी ख़राब होता है। तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है। वो खामोश हो गए, लेकिन मैं जानता था वो अब कुछ समझने लगी थी। मैंने फ़ैसला कर लिया था, जब तक हो सके उसे महफूज रखूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बिखरता जा रहा था। हेरा का इलाज शुरू हो चुका था। हर हफ्ते अस्पताल जाना, दवाएं लेना, टेस्ट करवाना, फिर रिपोर्टों का इंतज़ार और अगली अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त। ये एक ऐसा चक्कर था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ वक्त तक हम दोनों ने हिम्मत से हालात का सामना किया। मैं दफ्तर में ओवर टाइम करने लगा, छुट्टी नहीं लेता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि अस्पताल से सीधा दफ्तर जाता। थकन आंखों में तैर रही होती, लेकिन ज़ुबान पर शिकायत ना होती। एक शाम मैं घर लौटा तो नानी ने आहिस्ता से कहा, बेटा घर में आटा भी ख़त्म है, चाय की पत्ती भी नहीं बची। मैंने सर हिलाया, पर्स निकाला, अंदर सिर्फ 200 रुपये थे। मैंने वो नानी के हाथ पर रख दिए। कुछ कर लेंगे, बस दवा पूरी होनी चाहिए। हीरा दरवाजे के पास खड़ी थी। शायद उसने सुन लिया था। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ कमरे में चले गए। अगली सुबह जब मैं तैयार हो रहा था तो उसने चुपके से मेरी कोट की जेब में 5000 के 2 नोट रख दिए। जब वो हाथ उन पर लगा तो मैं रुक गया। कमरे में आकर पूछा, ये कहाँ से आया? वो झेम गई। कल मैंने अपनी एक पुरानी अंगूठी बेच दी थी। मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, तो यही काम आ जाएगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसका हाथ थामा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे जीना है रमीज़, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। घर में फाके होने लगी। कई दिन ऐसा होता है कि हम सिर्फ चाय पर दिन गुजार लेते। एक रात तो ऐसा भी हुआ कि मैं शाम को घर आया और हीरा ने पानी का गिलास पकड़ा।
बस यही है आज। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो कमज़ोर हो चुकी थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे, लेकिन वो अब भी कोशिश करती थी कि मेरे सामने मजबूत रहे। मैं दफ्तर से कभी बचा खुचा खाना ले आता, कभी दोस्तों से कर्ज लेता। महीने के आखिर में बिजली का बिल, गैस का बिल सब कागजों में दिए रहते। एक दिन गैस बंद हो गई, दूसरे दिन बिजली काट दी गई। नानी ने मुझसे कहा, बेटा मैं अपने भाई से कुछ रकम मांग लेती हूँ, वो शायद कुछ मदद करते। मैंने रोकते हुए कहा, नहीं नानी, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अल्लाह है रास्ता निकालेगा। हिरा अक्सर रात को जागती चुप कर रोती। मैं जानता था लेकिन जाहिर नहीं करता। एक दिन मैंने देखा कि वो पुराने कपड़े इस्त्री कर रही है। क्या कर रही हो? सोचा कुछ पुराने कपड़े बेच दूं, शायद कुछ पैसे बन जाए। मैंने आगे बढ़कर इस्त्री बंद की। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, आराम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मोहब्बत आजमाइश से गुजर रही थी। ना सिर्फ बीमारी बल्कि भूख, थकन, बेबसी, सब कुछ हमारी दीवारों के बीच बस गया था। फिर भी हम साथ थे। कभी कभी मैं हिरा के बाल संभालता, वो हंसती, अब भी खूबसूरत लगती हूँ। अब भी मैं मुस्कुराता, तुम तो हर दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। हम दोनों के बीच अल्फाज कम हो चुके थे, लेकिन खामोशी में जो समझबूझ थी वो पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी। दफ्तर में मेरे काम पर भी असर पड़ने लगा था। मुसलसल छुट्टियाँ, वक्त पर काम का ना करना। बॉस ने एक दिन बुलाकर कहा, रमीज़, हम तुम्हारी हालत समझते हैं, लेकिन कंपनी को भी चलाना है। हमें तुमसे बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद है। मैंने सर झुका लिया। कोशिश कर रहा हूँ सर, हालात थोड़े मुश्किल हैं। उन्होंने मोहलत दी, लेकिन मैं जानता था ये आर्ज़ी थी। कभी कभी दिल में सवाल उठता, क्या हम इस सब से निकल पाएंगे? लेकिन फिर मैं हेरा को देखता, जो हर दिन मेरे लिए खड़ी रहती थी, और ख़ुद से कहता, जब तक ये साथ है मैं हार नहीं मानूंगा। मोहब्बत, फाके, बीमारी, कर्ज, तन्हाई, सबका बोझ हमारे कंधों पर था, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी, और वो उम्मीद सिर्फ हिरा की आंखों में नजर आती थी। जिंदगी जिस दायरे में घूम रही थी वही मेरा मामूल बन चुका था। दफ्तर, अस्पताल, दवाएं, बिल, कर्ज और घर की खामोश दीवारें। इसी दौरान हमारे दफ्तर में एक नई लड़की आई। नाम था हादिया। शोभा एडमिन में भर्ती हुई थी, लेकिन पूरा दफ्तर जैसे उसकी मौजूदगी से जगमगा उठा था। वो बात करने में मुहज़्ज़ब, खुशमिजाज और गैर मामूली खूबसूरती के मालिक थी। पहली बार जब मैंने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में देखा, वो नीली शर्ट में सामने बैठी थी और मेरे एक सवाल पर मुस्कुरा कर बोली, सर, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन शायद जवाब आपको बोर कर दिया। मैंने पहली बार कई दिनों बाद खुद को हंसते हुए पाया। वो अंदाज, वो बात करने का तरीका, वो आंखों का एतमाद, सब मुख्तलिफ था। अगले चंद दिनों में वो मुझसे अक्सर काम के हवाले से बात करती। कभी फाइलें देने आती, कभी चाय के वक्फे में मेरे पास बैठ जाती। एक दिन कैंटीन में उसने पूछा, सर, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? मैंने जवाब दिया, खामोशी वक्त के साथ आदत बन जाती है, या शायद दिल की कहानी सुनाने वाला कोई ना हो। मैं चौंक गया, लेकिन खामोश रहा। वो मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद जैसे कुछ बदलने लगा। मैं हादिया की मुस्कुराहट का इंतज़ार करने लगा। वो जब सामने आती दिन कुछ हल्का महसूस होता। उसका हंसी मजाक, छोटी बातों पर छेड़ना और ख़ास तौर पर मेरा ख्याल रखना, यह सब कुछ अजीब तौर पर दिल को छूने लगा था। हिरा की दवाएं अब भी चल रही थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से मुलाकातों का तसलसल तोड़ना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते वार ले जाता था, अब 2 हफ्ते गुजर जाते। दवा भी कम मिकदार में लाने लगा। कुछ दवाएं मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। वजह यह नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थी, बल्कि मेरा ध्यान बढ़ चुका था। एक दिन हादिया ने पूछा, सर, अगर मैं आपसे कुछ ज़ाती पूछूं तो बुरा तो नहीं मनाएंगी? पूछो, आप शादीशुदा हैं? मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, लेकिन ज़िंदगी बहुत पेचीदा हो चुकी है। वो खामोश हो गए, फिर बोली, कभी कभी आप किसी को खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। मुझे लगा वो मेरी बात समझ गए। कभी दिन में हादिया को दफ्तर से बाहर ले जाता, कभी कॉफ़ी, कभी शॉपिंग। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आती तो क्या होता? मैंने हंसते हुए कहा, पता नहीं, शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। उस दिन के बाद हमारे ताल्लुकात की नोयत बदलने लगी। अब वो सिर्फ दफ्तर की साथी नहीं रही थी। घर आकर जब मैं हिरा को देखता, वो बिस्तर पर लेटी होती, थकी हुई, खामोश। एक दिन उसने मुझसे पूछा, आज फिर अब दवा नहीं लाए?
میں نے بےرخی سے کہا، اب وہ دوا بہت مہنگی ہے اور کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، رامیز، میں جی تو نہیں رہی، بس چل رہی ہوں، کم از کم میرے لیے کچھ لمحے آسان کر دو۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، زندگی آسان نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو جس پر بوجھ ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہادیہ میرے لیے ضروری بن چکی تھی۔ وہ میرے دنوں کی روشنی تھی اور راتوں کا سکون۔ میں اکثر گھر دیر سے پہنچتا، بہانے بنا لیتا اور ہیرا کی کمرے سے نظر تک نہیں لاتا۔ ایک رات ہیرا نے کہا، کیا تم مجھ سے بیزار ہو چکے ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو شاید تمہیں سکون مل جائے۔ ایسی باتیں مت کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مرنا جینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر ہادیہ کو فون کیا، کل رات میرے ساتھ ڈنر چلو۔ تمہاری بیوی کا کیا؟ اب وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، رشتہ نہیں۔ میں نے وہ سب کہہ دیا جس کی گونج برسوں میرے پیچھے رہے گی۔ ہیرا کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ میں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور جب کوئی انسان بے حسی سیکھ لے تو وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھونے لگتا ہے، مگر اسے اس کا علم بہت دیر سے ہوتا ہے، اور میرے لیے وہ دیر بہت جلد آنے والی تھی، جس کا مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن شام کو میں دیر سے گھر آیا۔ ہیرا دروازے کے پاس بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور جسم کی ہڈیوں پر صرف چمڑے۔ وہ کھانس رہی تھی، ہاتھ میں خالی دوا کی شیشی تھی۔ رمیز، دوا ختم ہو گئی ہے، بہت بخار ہے آج۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا، روز روز دوا نہیں خریدی جاتی، تمہیں تو لگتا ہے تمہارا کوئی علاج ہی نہیں۔ وہ چپ ہو گئے، نظر جھکا دے، رائستہ سے بولی، میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ مانگوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ تو کیا میں تمہیں ہر دن دوا لا دوں؟ یا میرے لیے کچھ نہیں؟ میں جھلک پڑے۔ شاید غصہ خود پر تھا مگر نکالا اسی پر۔ وہ خاموشی سے بستر پر چلے گئے۔ رات کو میں کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آج بھی نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، بھوک نہیں۔ یہ دکھاوا ہے، شاید تمہیں لگتا ہے تم بھوکی رہو گی تو مجھے احساس ہوگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بمشکل کہا، نہیں، صرف بھوک نہیں ہے۔ اگلی صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو ہادیہ کا میسج آیا، کافی پلان کریں، آج چھٹی لے لو۔ میں نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، لوکیشن بھیج دو۔ ہیرا کو کہہ دیا، دفتر میں میٹنگ ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا ہیرا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی، بخار میں تپ رہی تھی اور سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ نانی نے پانی کا گلاس دیا لیکن وہ پی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کل چلیں گے، آج برداشت کر لوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ سے تعلق اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ میرے فلیٹ پر بھی آنے لگی تھی۔ ایک بار تو وہ رات دیر تک وہیں رہی اور میں نے اس کے لیے کھانے کا آرڈر دیا۔ ہیرا دوسرے کمرے میں نیند بے ہوش پڑی تھی، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا، اور نانی ماموں کے گھر پر تھی۔ تمہاری بیوی ہے نا اندر؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس ہے، رشتہ کاغذ پر ہے، دل میں نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس بات سے کہ کہیں وہ سب جان نہ لے۔ میں نے بے فکری سے کہا، اگر اسے کچھ سمجھ آتا تو اب تک چلی جاتی۔ ان دنوں میں بالکل بدل چکا تھا۔ دفتر میں ہادیہ، گھر میں خاموش دیواریں، اور درمیان میں ایک عورت جو بستر سے لگ چکی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی لی لیکن گھر جانے کے بجائے ہادیہ کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا گیا۔ واپس آ کے جب کمرے میں داخل ہوا تو ہیرا کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا، چہرہ مکمل سفید اور سانس لینے میں صاف آواز آ رہی تھی۔ میں نے پانی پلایا تو وہ بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، آج شاید کچھ زیادہ برا ہے۔ میں نے فون دیکھا، بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ ابھی نہیں جا سکتا، فون چارج ہونے دو، بس تھوڑی دیر کے لیے لے جائے، میں واپس آ جاؤں گی۔ ہیرا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ علاج مہنگا ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں، تمہیں خود ہی اب سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ساکت ہو گئے، بس آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو اب دوا بھی نہیں ملے گی؟ نہیں، اب نہیں، میں تھک چکا ہوں۔ اس نے سرہانے سے کمبل کھینچا اور چہرہ چھپا لیا، اور میں باہر بالکنی میں جا بیٹھا جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ اگلی دوپہر نانی نے بتایا، رات بھر ہیرا کو نیند نہیں آئی، وہ صرف تمہیں دیکھتی رہی۔ تو کیا میں ہر وقت اس کے سامنے بیٹھا رہوں؟ میرے پاس اور کام بھی ہے۔
नानी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मोहब्बत तुमने की थी या एहसान? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, पानी भी मुश्किल पीती। एक दिन मैंने कहा, ये क्या हालत बना ली है, जैसे दुनिया की मजलूम तरीन औरत हो। मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ जीना चाहा था तुम्हारे साथ। मैंने चुप रहने को बेहतर समझा, लेकिन दिल में एक ख्याल शिद्दत से उठने लगा, काश ये सब खत्म हो जाए। और शायद मेरे उसी ख्याल का वक्त ने सुन लिया था, क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरी सोच से भी आगे था। उस सुबह मैंने नाश्ते का तकल्लुफ़ नहीं किया। हादिया ने रात को ही कहा था कि आज वो मुझे ख़ास जगह ले जाएगी, शहर से थोड़ा बाहर। मैं तैयार होकर निकला तो नानी दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, हिरा की तबीयत बहुत ख़राब है, रात भर सो नहीं सकी। मैंने जल्दी में जवाब दिया, मैं वापसी पर देख लूँगा, एक ज़रूरी मीटिंग है। नानी ने कुछ कहना चाहा, मगर मैं जा चुका था। गाड़ी में बैठते ही हादिया ने खुश होकर कहा, आज तुम सिर्फ मेरे हो, कोई फॉन्ट, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल, आज सिर्फ तुम और मैं। हमने शहर से बाहर एक खूबसूरत जगह पर वक्त गुजारा, रेस्टोरेंट में खाना खाया, फोटोज़ ली। हादिया ने इंस्टाग्राम पर कुछ अपलोड किया। मैं सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि इस घर को भी, जहाँ एक कमज़ोर सांस लेती हुई औरत बिस्तर से लगी थी। शाम को वापस आते हुए हादिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजार के ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यही चाहता हूँ, एक नई जिंदगी तुम्हारे साथ। हम शहर वापस पहुंचे तो फ़ोन की बैटरी चार्ज करते ही नानी की 6 मिस कॉल्स और एक पैगाम था, रमीज़ जल्दी आ, हिरा की हालत बहुत ख़राब है। मैंने गाड़ी का रुख बदला, लेकिन जल्दी की कोई ख़ास कोशिश नहीं की। जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या आज वो ख़त्म हो गई? घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो नानी सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर गहरी खामोशी। क्या हुआ? तुमने देर कर दी रमीज़, हिरा अब नहीं रही। ये सुनते ही एक पल को जैसे सब साकत हो गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं टूटा, ना कोई आह निकली, ना आंखें भीगी। मैं बस बैठ गया, ग्लास में पानी डाला और एक घूंट लेकर बोला, शायद यही बेहतर था। नानी ने हैरत से मुझे देखा, तुम्हें दुख नहीं हुआ? क्या दुख, वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ सांस बाकी थी। नानी कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गए। थोड़ी देर बाद मामू आ गए। हिरा की मैयत सफ़ेद चादर में लिपटी कमरे में रखी थी। मामू ने पूछा, दफने का क्या इंतज़ाम है? मैंने कंधे उचकाए, आप ले जाए नानी के घर, वहीं से तदफीन हो जाएगी। मामू जो मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पलट कर देखा। क्या मतलब? तुम बीवी की लाश घर पर छोड़कर आराम से बाहर घूम रहे थे? मैं मजबूर था और अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मामू की आंखों में गुस्सा था। रमीज़, तुम सिर्फ शौहर नहीं थे, जिम्मेदार भी थे, लेकिन तुमने तो इंसानियत भी छोड़ दी। मैंने नजरें चुरा ली। अब बातें करने का वक्त नहीं, तदफीन करनी है तो कीजिए, मुझे कल मुल्क से बाहर जाना है, एक ज़रूरी काम है। मामू हैरत से मुझे देखते रहे। नानी ने सर झुका लिया। ठीक है, हम ले जाते हैं। उन्होंने चादर लपेटी और नानी के साथ मिलकर हिरा को ले जाने लगे। मैं सोफे पर बैठा रहा, हाथ में चाय का कप और दिल में एक अजीब सा सुकून। नानी जाते जाते बोली, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे रमीज़, जिस औरत ने सब कुछ बर्दाश्त किया, तुमने उसका हक तक नहीं निभाया। मैं खामोश रहा। हिरा की मैयत घर से निकल चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मोबाइल निकाला और हादिया को फ़ोन किया। सब खत्म हो गया, तुम्हें अफसोस है? हादिया ने पूछा। नहीं, एक बोझ हटा है, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। वो हंसी। तो फिर चलें कहीं, जश्न मनाते हैं। जल्द ही, मैंने जवाब दिया। रात को फ्लैट में अकेला बैठा था। कुछ देर को लगा जैसे सब कुछ वैसा ही है जैसा चाहा था, सुकून, आज़ादी और हादिया। लेकिन एक खामोशी थी जो दीवारों पर चीख रही थी। हिरा की सांस, उसके वो आखिरी फरियाद, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सब कुछ याद आया, लेकिन मैंने झटक दिया। हिरा की मौत के 1 महीने बाद मैंने हादिया से निकाह कर लिया। निकाह सादा था, लेकिन हादिया ने तकरीब धूमधाम से करने पर इसरार किया। मैं पहले ही थक चुका था, मुखालफत की हिम्मत नहीं थी। तकरीब में वो सुर्ख लिबास में आई, जैसे एक शो पीस। हर निगाह उसी पर थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मैं कुछ हासिल कर चुका। शुरू के चंद दिन सब कुछ नया और खुशगवार महसूस हुआ। हम शहर से बाहर घूमने गए, महंगे होटलों में रुके, शॉपिंग, खाने, हंसी मजाक। हादिया हर दिन नया लिबास, नई ज्वेलरी और नई तस्वीर चाहती थी। रमीज़,
मेरे लिए ये वाला ब्रांड का बैग ले दो, सब दोस्तों के पास है। ये बहुत महंगा है, अबे कुछ दिन रुक जाओ। तुमने वादा किया था कि मेरे सारे ख्वाब पूरे करोगे, अब पैसे की बात क्यों? मैं खामोश हो जाता और कुछ दिन बाद वही चीज़ खरीद लेता। मेरे क्रेडिट कार्ड की हद ख़त्म होने लगी। दफ्तर में भी अब वही पुराने मसाइल, कम कारकर्दगी, तनबीही और वक्त की कमी। एक दिन दफ्तर से वापस आया तो हादिया सोफे पर बैठी थी। सामने ब्यूटी पार्लर का बेल रखा था। ये क्या है? मैंने पूछा। तुम्हें मसला क्या है? मैंने अपने लिए खर्च किया है, किसी और पर नहीं। लेकिन ये हज़ारों रुपए रोज़ कहाँ से आएंगे? तो फिर मैं वो बीवी बन जाऊं जो दिन भर बिस्तर पर पड़ी सिसकती रहे? तुम्हें वैसा ही चाहिए ना? मैं एक लम्हे को साकत रह गया। ये जुमला मेरे सीने में तीर बनकर तयबस्त हो गया। शायद वो जानबूझकर कह गई थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने हेरा को ताना नहीं बल्कि तमस्खर बनाया था। रात को मैं नींद में हड़बड़ा कर उठा, पसीने में भीगा हुआ, ख्वाब में वही मंजर था। हेरा का चेहरा, नींद, बेहोशी और वो आखिरी फिक्र, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क सुनसान थी, लेकिन दिमाग शोर से भरा हुआ। दिल में एक बेनाम खालीपन महसूस होने लगा था। अगले दिन दफ्तर में काम पर ध्यान नहीं दे पाया। मीटिंग में बॉस ने कहा, रमीज, तुम्हारा काम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। माजरत सर, अगली बार बेहतर होगा। लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं था कि बेहतरी का इम्कान बाकी है या नहीं। शाम को घर आया तो हादिया ने डिज़ाइनर ड्रेस में तैयार बैठी थी। चलो, आज नई कैफ़े खुली है, चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम करना है। तो मैं अकेली जाऊंगी? सब हंसेंगे मुझ पर। हंसने दो, मैं नहीं जा सकता। वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके निकल गई। मैं सोफे पर बैठा रहा। हेरा के आखिरी दिन याद आने लगे। वो कभी मेरे मिजाज पर नाराज़ ना होती थी, कभी तकाजा नहीं करती थी, और आज एक ऐसी औरत मेरे सामने थी जो सिर्फ लेना जानती थी। मैंने फ़ोन उठाया, गैलरी खोली और पुराने तस्वीर निकाले। एक तस्वीर में हेरा मेरे साथ चाय का कप लिए खिड़की के पास बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। वो मंजर उस वक्त काम सा लगता था, लेकिन आज वही सब कुछ लग रहा था जो कीमती था। 2 दिन बाद हादिया के लिए महंगा मोबाइल खरीदा। वाह, आखिरकार समझदार हो गए हो। मैं मुस्कुरा न सका, बस खामोशी से कमरे में चला गया। एक रात हादिया फ़ोन पर किसी से ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। मुझे पुरानी ज़िंदगी नहीं चाहिए, समझा करो। अगर मैंने शादी की है तो मैं बादशाही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, बैलेंस तकरीबन ख़त्म था। मैंने हिसाब लगाया, पिछले 2 माह में जितना खर्च हुआ था उसने आधी तनख्वाह से ज़्यादा सिर्फ हादिया की मेकअप, शॉपिंग और पार्टीज़ पर लगी थी। उस दिन दफ्तर में एक कॉल आई। बाहर से किसी कंपनी की बुरी ऑफ़र थी। अमेरिका की कंपनी में पोजीशन खाली थी। हमने आपका प्रोफाइल देखा, हमें आपकी ज़रूरत है। दिल में उम्मीद जागी, शायद एक नई शुरुआत हो सके। शाम को हादिया को बताया, मुझे अमेरिका से ऑफ़र आई है। वाह, अब तो हम वहाँ शॉपिंग करेंगे, न्यूयॉर्क, लास वेगास। तो मेरे लिए ब्रांडेड जूते लाना मत भूलना। उसकी पहली फिक्र सिर्फ फैशन थी। मैं मुस्कुरा कर रह गया। मेरे अंदर कुछ मर रहा था, लेकिन मैंने ज़ाहिर न होने दिया। और उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो फिर से ख्वाब में वही मंजर आया। हेरा बिस्तर पर लेटी कमज़ोर आहिस्ता से बोल रही थी, रमीज़, अगर मैं ना रही तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैंने आंखें खोल दी। अंधेरे में छत को देखते हुए बस एक जुमला दोहराया, हाँ, अब हर दिन। अमेरिका से ऑफ़र आना एक तरह से मेरी ज़िंदगी में नई हवा की लहर थी। माली हालात बिगड़ चुके थे, क्रेडिट कार्ड्स हद से गुजर चुके थे और दफ्तर में आखिरी वार्निंग मिल चुकी थी। मैंने एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर हामी भर ली। वीज़ा प्रोसेस तेज़ था। 3 हफ्तों में सब कुछ मुकम्मल हो गया। हादिया को वीज़ा मिलते ही खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो दिन रात नई जगहों, ब्रांड्स और वहाँ के फैशन की बातें करती रहती। बस सोच रही हूँ, अमेरिका में पहली शॉपिंग कहाँ से शुरू करूँ? काम शुरू होने दो, शॉपिंग सारा साल होती रहेगी। नहीं, तुम समझे नहीं। वहाँ जाकर मेरा एक नया अंदाज होगा। सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। मैं बस सर हिलाता रह गया। अब बहस करना भी बेकार लगता था। अंदर से अनजाना सा इस्तराब था, लेकिन जाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमने कराची से फ़्लाइट ली और दोबारा घंटे बाद न्यूयॉर्क में लैंड किया। पहली बार बैरून मुल्क का तजर्बा था, लेकिन थकन से ज़्यादा दिमाग में दफ्तर के पहले दिन की फ़िक्र थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया बाग, शॉपिंग, होटल,
इमिग्रेशन। सबके बीच हादिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। यही तो जिंदगी है रमीज, यही वो मकाम है जहां मुझे पहुंचना था। अब यहाँ काम भी करना है। हाँ हाँ, तुम काम करो, मैं जीऊंगी। अगले दिन कंपनी के मरकजी दफ्तर पहुंचा। खूबसूरत जदीद शीशों से सजा हुआ अमारत का मंजर ही कुछ और था। रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया। सर, आपकी मुलाकात हमारे CEO से तय है। वो ऊपर वेटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही हैं। अभी? जी सर, फ़ौरन। मैं लिफ्ट में चढ़ा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। लिफ्ट के आईने में खुद को देखा, टाई सीधी की, जैकेट को ठीक किया, दरवाज़ा खुला और मैं वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए कदम रुक गए। सामने जो औरत खड़ी थी वो पलटकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं सांस लेना भूल गया। वो बिल्कुल हीरा जैसी थी। लंबे बाल, वही आंखें, वही चेहरे की साख, वही आहिस्ता से मुस्कुराने का अंदाज। मेरा जिस्म साकत हो गया। दिमाग ने फौरन झटका दिया। ये कैसे हो सकता है? वो मेरी तरफ आए, रस्मी अंदाज में हाथ बढ़ाया। वेलकम टू विंटेक्स कॉर्प मिस्टर रमीज। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। आपका चेहरा मैंने कहीं देखा है। मुमकिन है, कई लोग कहते हैं मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। मैं मुसलसल उसे देख रहा था। नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। आपका नाम? आपको तो ईमेल में बताया गया था। हरा खान। मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। ये नाम, ये चेहरा, क्या आप? मैं बोलते रुक गया। वो एक लम्हा खामोश रही, फिर बोली, बैठे, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। मैं बैठ गया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। वो सामने फाइल्स खोलकर कुछ समझा रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो बस उसकी आवाज़, उसकी हरकत, उसके वजूद पर थी। ये मुमकिन नहीं था। हैराम मर चुकी थी। मैंने खुद उसकी मैयत देखी थी। नानी, मामू सब ने उसे दफनाया था, तो ये कौन है? मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे माहौल में जल्द ढल जाएंगे। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। आपको एक बात कहनी है। जी, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? अकेले? ये ऑफिस है मिस्टर रमीज, और ज़ाती बातें काम के औकात में नहीं होती। उसकी सर्दी से भरी आवाज़ ने मुझे मज़ीद उलझा दिया। मैं दफ्तर से निकला तो हादिया बाहर खड़ी थी। कितनी देर लगा दी? मुझे लगा तुम उसी CEO के हुस्न में खो गए हो। मैं कुछ नहीं बोला। उसके मजाक पर हंसी भी नहीं आई। बस कार की तरफ कदम बढ़ाए। गाड़ी चलाते हुए बार बार जहन में वो चेहरा घूमता रहा। रमीज, मुझे तो लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, बस थका हुआ हूँ। या फिर उस CEO ने तुम पर जादू कर दिया है। चुप करो हादिया। वो खामोश हो गई, मगर मेरे दिमाग में तूफान जारी था। क्या वाकई वो हीरा है? अगर नहीं तो इतनी मुशाबत कैसे मुमकिन है? और अगर है तो जिंदा कैसे? मेरे दिल ने एक बात कही, ये इत्तफाक नहीं, कुछ है जो छुपा हुआ है, और मैं अब उसकी तह तक पहुंचे बाहर चैन से नहीं बैठ सकता था। ये खुश नसीबी नहीं थी, ये कोई इशारा था, या शायद एक सरदार जो मेरे गुनाहों का हिसाब लेने आई थी। अगले दिन मैं मामूल के वक्त पर ऑफिस पहुंचा। चेहरे पर बेहद संजीदगी थी, दिल में इस तरह। मैंने सारी रात आँख नहीं झपकी थी। बार बार एक ही सवाल दिल को झंझोड़ता रहा। अगर वो हीरा है तो फिर वो कैसे जिंदा है? और अगर नहीं तो इतनी मुशाबहत और नाम भी वही। मैं रिसेप्शन तक पहुंचा तो लड़की ने कहा, सर, आपको बराह रास्त नैन के कैबिन में बुलाया गया है। मैं दिल थाम कर अंदर दाखिल हुआ। वो मेज़ के पीछे खड़ी थी, सलीके से तैयार, वही बकार, वही खामोश खुद एतमादी। इस बार उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और पहचान के एहसास को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर रमीज, बैठिए। मैं खामोशी से बैठ गया। आपकी फाइल्स का जायज़ा लिया गया है और हमें अफसोस है कि आपकी साबका कंपनी से कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, जिनमें आपके कुछ लेन देन वाज़ेह तौर पर मशकूक पाए गए। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? पर इल्ज़ाम है कि आपने कंपनी के फंड ज़ाती इस्तेमाल में खर्च किए और कुछ मुआहदे गैर कानूनी तरीके से मंजूर करवाए। मैंने कामते लहजे में कहा, ये सब झूठ है, ये कोई साजिश है। हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे किसी उम्मीदवार को मुलाजमत नहीं दे सकते। मैंने मेज़ पर हाथ रखा। आप ये सब मेरे साथ ज़ाती पुरानी बातों की वजह से तो नहीं कर रहे? वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, ज़ाती? माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ प्रोफेशनल फैसले लेती हूँ। इतने में दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। कद लंबा, रंग साफ, महंगा लिबास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट।
वो उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। ये मेरे होने वाले शौहर है सिकंदर। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने उस शख्स को देखा। उसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने वाला इंसान रखता है। आपका होने वाले शौहर? मेरी आवाज़ टपकपाई। जी हाँ, और बहुत अच्छे दोस्त भी। मेरे लिए उस वक्त सहारा बने जब मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा सांस उखड़ने लगा। मैंने कुर्सी से उठकर एक बार फिर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। क्या आप हीरा है? उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर एक ठंडी सांस ली और बोली, मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है रमेश। मैं कदम लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, जिससे ज़मीन पर वजन नहीं रहा। सीढ़ियाँ उतरते हुए दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। लॉबी से निकलकर सड़क किनारे आ खड़ा हुआ। इर्द गिर्द शोर था, गाड़ियाँ थीं, लोग थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरे शौहर हैं सिकंदर। जेब से फ़ोन निकाला, पाकिस्तान मामू का नंबर डायल किया। हेलो मामू। रमीज़, खैरियत? इतनी रात के? बस एक बात पूछनी है, एक सच जानना है। पूछो। हेरा, क्या वो वाकई मर गई थी? फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ये कैसा सवाल है? मामू झूठ मत बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो जिंदा है? क्या उसे किसी ने बचा लिया था? मामू की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है ये सब? क्योंकि मैं उस जैसी एक औरत से मिला हूँ। उसका नाम भी वही है, शक्ल भी, आवाज़ भी, सब कुछ। मामू ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, रमेश, मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकता। हाँ, वो जिंदा थी। मेरे हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। क्या? उस दिन जब हम उसे नानी के साथ ले गए, वो मरी नहीं थी, बस सांस बहुत कमज़ोर थी। डॉक्टर ने कहा था शायद बच जाए। चाचा उसे फ़ौरन शहर से बाहर ले गए, इलाज करवाया और वो बच गई। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हमें लगता था तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो उसकी लाश पर भी अफसोस ना किया। तुमने तो खुद उसे मार दिया था, सिर्फ वक्त से पहले। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सामने सड़क पर गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बामू, वो बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन है और वह शादी भी करने वाली है। वो खुश है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो यही चाहिए था ना कि वो चली जाए तुम्हारी ज़िंदगी से। मैंने गलती की थी। गलती नहीं रमेश, तुमने जुर्म किया था और कुदरत ने इंसाफ कर दिया। मामू ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक और इंकशाफ किया उन्होंने किए। तुम जानते तुम्हारी बीवी को जहर दिया गया था, और वो जहर देने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी हादिया थी। क्या? मेरा जिस्म लर्ज़ गया। तो फिर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मामू हंसा, तंजिया और तल्ख। बताते तो क्या करते? दवा बंद करने वाले शौहर को खुशामदीद कहते। तुम तो पहले ही फैसला कर चुके थे कि वो मर चुकी है। मैं खामोश हो गया। मामू ने बताया कि हीरा के चचा का एक हस्पताल में कोई बड़ा डॉक्टर वाकिफ़कार था। वो उसे दूसरे शहर ले गए। वहाँ उसने इलाज मुकम्मल किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत बेहतर होने लगी। फिर उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की। चचा ने मुकम्मल सपोर्ट किया और कुछ सालों में वो अपने वालिद की जायदाद संभालने लगी, जिससे वो पहले लायन थे, क्योंकि तुमसे शादी के बाद उसने सब रिश्तेदारों से राब्ता तर्क कर दिया था। और शादी, वो लड़का सिकंदर, तुमने देखा ना, तुम्हारी कंपनी में वही था। वो तुम्हारे जाने के बाद चचा के बिजनेस से जुड़ा, हीरा का साथ दिया और छोटे से कारोबार को इतना बड़ा बना। फिर उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। बस तुम्हारी तलाक देने का इंतज़ार है। मैंने आंखें मूंद ली। दिल अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। मेरी नज़रें सड़क पर चलती गाड़ियों पर थीं, मगर जहन किसी और वक्त में भटक रहा था। मामू, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैंने कॉल पर कहा। अब वो तुम्हारी नहीं रमेश, अब उसका एक नया जहान है, और तुमने खुद ही उसे उस तरफ धकेल दिया था। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी सब कुछ ठीक नहीं करती, कुछ ज़ख्म सिर्फ वक्त दफन करता है, माफ़ी नहीं। फ़ोन बंद हो चुका था। नानी की इस दुनिया से जाने की खबर भी मुझे मिल चुकी थी। मुझे हर बात से लाइव रखा गया। हादिया फ्लैट पर वापस आ चुकी थी, हाथ में शॉपिंग बैग, चेहरे पर थकन। कहाँ थे तुम? फ़ोन क्यों बंद था? मैंने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से कहा, क्या तुमने हीरा को जहर दिया था? वो लम्हे भर को साकत हो गई, फिर हंसी। ये सवाल क्यों? अब अचानक ज़मीर जाग उठा है। सच बताओ। हाँ, दिया था। एक गोली थी, दवा के साथ मिक्स कर दी, लेकिन वो मरी नहीं। तुमने तो कहा था फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ जल्दी कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म? वो लड़की तुम्हें खींच कर पीछे ला रही थी और मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहती थी। फ़र्क सिर्फ सिमत का था।
मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अब हम अलग हो रहे हैं। तलाक? हाँ, तुमने जिस मोहब्बत की बुनियाद पर ये सब किया वो अब तुम्हारे साथ नहीं, और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं है रमेश, शायद अब आएगा भी नहीं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। तस्वीर का वो रुख सामने आ चुका था जो मैंने खुद हाथों से फाड़ा था। मैं कई दिन हिचकिचाहट में मुक्त न रहा। खुद से जंग, शर्मिंदगी और एक अंदरूनी शिकस्त का बोझ, सब कुछ रोकता रहा। लेकिन आखिरकार एक सुबह मैंने हेरा की कंपनी की इमारत का रुख किया। मीटिंग के बगैर, इजाज़त के बगैर सीधा उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन पर लड़की ने मुझे रोकने की कोशिश की। सर, आपको अपॉइंटमेंट नहीं है, बस 1 मिनट, एक आखिरी बात कहनी है। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, यस कम इन। दरवाज़ा खोला तो वो मेज़ के पीछे बैठी थी। सामने सिकंदर, उसका शौहर, भी मौजूद था। उसने मुझे देखा, आंखों में हैरानी नहीं थी, जैसे वो जानती थी मैं आऊँगा। बैठ जाओ रमीज़। वह खामोशी से बैठ गया। सामने वाले सोफे पर कुछ लम्हे सर खामोशी रही। कैसे आना हुआ? उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पॉट थी। माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने बमुश्किल कहा। हेरा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ वो जुल्म किया जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारी बीमारी में छोड़ा, तुम्हारे सच को झुठलाया और तुम्हें दफनाया जब तुम जिंदा थी। वो कुछ नहीं बोली। मुझे पता चला कि तुम कैसे बची, कैसे वापस जिंदगी में आई और कैसे आज इस मकाम पर पहुंची। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं माफ़ कर दूंगी? उसने सवाल किया। लहजा अब भी सर्द था। नहीं, बस दिल चाहा कि तुम जान लो मैं अब वो नहीं रहा। तुम अब कुछ नहीं रही रमेश। तुमने अपनी ज़िंदगी से खुद सब कुछ निकाल दिया। तुम्हें याद है, जब मैं दवा मांगती थी तो तुम कहते थे फ़ायदा नहीं। जब मैं रो रही होती थी तो तुम कहते थे मरने ही वाली हो। मैंने सर झुका लिया। तुम्हें पता है मैं क्यों बच गई? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे चचा, नानी और सिकंदर जैसे लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे इंसान समझा, बोझ नहीं। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। मैं उस दिन मरी थी जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए मेरे सामने आए थे। मैं उस दिन मरी थी जब तुमने कहा काश मेरे माँ बाप होते और तुम मुझे वापस भेज देते। तुमने मुझे मारी हुई समझ कर छोड़ दिया, लेकिन मैं जिंदा थी और मुझे ज़िंदगी ने फिर से गले लगाया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू नहीं बहे। शायद अब रोना भी फालतू लग रहा था। तुम अब माफ़ी मांगने आए हो, लेकिन तुम्हारी माफ़ी मेरे ज़ख्मों को नहीं भर सकती। तुम्हें मेरी बद्दुआ मिली है रमेश। वो मेरे बिल्कुल करीब आए, आहिस्ता से बोली, तुम कभी खुशी नहीं पा सकोगे। मोहब्बत तुम्हें तरसाएगी और तुम पल पल मरोगे। मैंने कांपते हुए कहा, क्या तुम दिल से बद्दुआ देती हो? दिल से? वो हंसी। दिल तो तुम्हारे साथ दफन हो चुका था। बद्दुआ मेरे वजूद की आखिरी चीख है। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर मुड़ा। तुम खुश हो ना? हाँ, और तुम्हारी बदौलत, क्योंकि मैं तुमसे निजात पाई। और आखिरी बात, अब मुझे तलाक भेज दो ताकि मैं सिकंदर के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। मेरा दिल एक लम्हे को बैठ गया। मैं वापस अपने फ्लैट आया। हादिया तलाक ले चुकी थी, सब कुछ ले गई थी, पैसा, साख, यहाँ तक कि मेरे नाम पे अब महज एक साबका मुलाजिम के तौर पर जाना जाता था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर दिन एक जैसे गुजरने लगे। मैंने हेरा को तलाक भेज दी थी, क्योंकि मैं जानता था बस अब यही मेरे गुनाहों का कफ़ारा है। एक दिन जिस्म में अजीब सी थकन महसूस हुई। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई। रमेश साहब, आपके कुछ टेस्ट गैर मामूली हैं, शायद आपके बाप बनने की सलाहियत नहीं रही। डॉक्टर ने रस्मी अंदाज में कहा, मगर मेरे लिए वो अल्फाज मौत से कम न थे। अब मैं जान चुका था कि नाहिरा के साथ औलाद इसलिए नहीं हुई कि वो बीमार थी, बल्कि वो मसला मुझ में था, और मैंने अपनी महरूमी का बोझ इस पर डालकर उसे भी ख़त्म करने की कोशिश की। मेरे दिन अब स्वस्थ हो चुके थे। कभी किसी दरबार पर बैठा होता, कभी पार्क में, कभी किसी मस्जिद के साय में। लोगों के पीछे नज़र लगाने वाला शख्स अब खुद नज़रअंदाज हो चुका था। अक्सर लोग आकर खाना दे जाते, कुछ पैसे, कभी कोई फ़कीर भी मुझ पर तरस खाता। मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर मर चुकी थी। और उस ज़िंदगी की दीवार पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम कभी खुशी नहीं पा सकोगे। मैं हर सांस में उस बद्दुआ की बाज़गश सुनता हूँ जो एक औरत ने नहीं, एक रूह ने मुझे दी थी। और अब मैं जिंदा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं पल पल मर सकूँ।